बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर आज हम 14 अगस्त पाकिस्तान का 76वां जश्न आज़ादी पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो के घर में बैठ के मना रहे हैं कि जिनकी फैमिली का कि जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, पर्टिकुलर क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट इनका फैमिली गेम है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए, इनकी फैमिली ने अपनी उम्दा कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया। तो जब हम अपना ये शो तरतीब दे रहे थे तो उस वक्त हमने 3-4 ऐसे नामों पर गौर किया कि कहाँ हमें इस शो को करना चाहिए और किसको अपने शो में मदऊ करना चाहिए। तो हमें ऐसा लगा कि इस फैमिली से बढ़कर और इस नाम से बढ़कर कोई ऐसा नाम हो नहीं सकता कि जो 14 अगस्त के हवाले से, एक बड़े दिन के हवाले से सूट भी करता हो और एक ऐसी फैमिली को जाके हम इंटरव्यू करें कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत गिरा कदर खिदमात भी अंजाम दी हैं। आप मेरे अक़ब में तस्वीर देख रहे होंगे ओरिजिनल लिटिल मास्टर लेजेंड हनीफ मोहम्मद साहब की, कि उन्होंने नामसाइद हालात में जब पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में अपने कैरियर का, अपने सफ़र का आगाज़ किया तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान के पहले टेस्ट विकेट कीपर भी हैं, पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही। हनीफ मोहम्मद साहब, फजल महमूद साहब, ये वो नाम है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम दुनिया क्रिकेट में एक मजबूत क़ुव्वत बनकर सामने आया। तो 14 अगस्त के इस स्पेशल दिन के मौके पर अपनी जानिब से हम तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी देते हैं और हनीफ मोहम्मद साहब के ज़बरदस्त काबिल और होनहार सपूत शोएब मोहम्मद साहब के साथ आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम 14 अगस्त की बातें भी करेंगे और साथ साथ हनीफ मोहम्मद साहब की यादों को भी शेयर करेंगे। और शोएब मोहम्मद साहब ने ख़ुद भी पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली। सबसे पहले तो शोएब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने 14 अगस्त के इस पुरमसरत मौके पर हमें वक्त दिया। आज हम मौजूद हैं आपके साथ, हनीफ अंकल की यादें भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 14 अगस्त के हवाले से आपकी क्या फीलिंग होती है, क्योंकि आपने तो बड़ा सर्व किया, आपकी फैमिली तो बहुत सर्व किया पाकिस्तान को। इस बेतहाशा खुशी की बात यह है कि 14 अगस्त को पहले तो तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ़ से और तमाम इवन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जितने पाकिस्तानी हैं उन सब को मेरी तरफ़ से बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस फ्लैग की वजह से ये तमाम चीज़ें हैं, जो हम भी इसी की फ्लैग की वजह से यहाँ ये तमाम आसानियाँ हैं और अल्लाह ने बेतहाशा नाम दिया पूरी दुनिया में। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डैडी की ऑटोबायोग्राफ़ी जो है उसका नाम भी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान था रहा, जो उन्होंने अपना किताब का नाम रखा। तो बात यह है कि इससे अंदाज़ा ये लगाएं कि कितना लव होगा अपनी कंट्री से, कि इस फ्लैग को हमेशा हाई देखने के लिए जो तमाम जो चीज़ें, जो मेहनत होती है, खून पसीना एक किया जाता है, वही तमाम चीज़ें रिवॉल्व अराउंड एक कोर पॉइंट के ऊपर आके करती हैं और वो पाकिस्तान का फ्लैग है। शोएब भाई, अभी आपने पाकिस्तान का सब लाली परचम भी अपने सीने पे सजाया हुआ है और हमने तो चले 14 अगस्त के हवाले से सजाया है। आपने खून पसीना एक करके आपकी फैमिली ने अर्न किया है इस स्टार को। इसकी कितनी खुशी महसूस होती है कि जब आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपके जो आपके बुज़ुर्ग हैं, हनीफ मोहम्मद साहब हैं, मुश्ताक मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, वज़ीर मोहम्मद साहब, रईस मोहम्मद साहब, फ़र्स्ट क्लास में इनके बड़े रिकॉर्ड्स हैं, इनकी वजह से जो है इस स्टार को भी जो है लोगों को एक पहचान मिली। इसमें कोई शक नहीं अली कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परहैप्स ये जो छत के नीचे हम इस वक्त बैठे हैं कि पूरी दुनिया में अंडर दिस रूफ इससे ज़्यादा कहीं रिकॉर्ड्स पूरी दुनिया में किसी एक घर की छत के नीचे शायद ना हो, मेरा अंदाज़ा यही है। तो पूरी फैमिली का बेतहाशा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहा और अल्लाह ने मुझ पे भी बहुत करम किया कि जो भी रिकॉर्ड्स या वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस तरह डैडी के साथ अब से कुछ दिनों पहले तक तो वाहिद दुनिया में बाप बेटे थे जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। और लेकिन अभी भी हमारी एक से ज़्यादा हैं, तो फिर भी सुपीरियर हमारा आएगा, पाकिस्तान का नाम पहले आएगा, इसलिए कि चंदर पॉल फैमिली ने एक और उनके बेटे ने भी डबल सेंचुरी की है एक। तो लेकिन इसके अलावा भी और बेताशा और बहुत सी चीज़ें जो रही, जैसे थर्ड जनरेशन, जैसे शहज़र ने भी डबल सेंचुरी की, डैडी ने, मैंने, तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में से है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत खुशी भी मिलती है ऑफ कोर्स, और एट द सेम टाइम प्राउड फीलिंग भी होती है कि पाकिस्तान के लिए आप
ने कुछ कर सके हैं और लोग रिकग्नाइज़ करते हैं। जिस तरह आपने सारी तमाम इतना ज़बरदस्त इंट्रो जो दिया, उसके अंदर ये बातें आपने जो की हैं, उसका रिलेशन भी है। ये सारे जो परफॉर्मेंसेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, ये आप इन्हीं रिकॉर्ड्स के बारे में उसमें ज़िक्र करते रहे। और ये रातों रात नहीं आती चीज़ें, खुद पसीना एक करके ये चीज़ें मिलती हैं। और बेतहाशा अल्लाह पाक का करम है कि ये हमारे हिस्से में ये चीज़ें हैं। अच्छा शुएब भाई, हनीफ अंकल बताते क्या थे जब वो रिकॉर्ड करते थे? उनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होता था, पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद होता था दुनिया भर के क्रिकेट के मैदानों में, फिर पाकिस्तान का तराना बजता था। बताते क्या थे, क्या फीलिंग्स होती थी उस वक्त? सलमान, वो उनका हमेशा यही कहना होता था कि कंसंट्रेशन लेवल और पेशेंस जो उनका फोटे रहा, इसलिए कि उनका कहना था कि मेरे जो सक्सेस की टू हिज सक्सेस जो हमेशा चीज़ रही है वो इनकी कंसंट्रेशन और पेशेंस रहा। लेकिन मेरे लिए वो ये कहते कि और ज़्यादा मेहनत किया करो और ज़्यादा ट्रेनिंग किया करो। बाज़ दफ़ा तुम थक के भी आउट होते हुए मुझे नज़र आए हो। तो बेसिकली वो एक कोर पॉइंट वो होता था, लेकिन कभी डिस्करेज नहीं करते थे। आपने परफॉर्मेंस लो से लो भी की होती थी तो आपको अपलिफ्ट करने के लिए वो अल्फाज यूज़ करते थे कि कहीं आपका मोरल डाउन ना हो, तो कोई बात नहीं, अगले मैच में तुम ऐसा करोगे और इस तरह। तो वो हमेशा हाई स्पिरिट्स में आपको सामने वाले, नॉट ओनली माई सेल्फ, हमारे साथ जो PIA में तमाम दूसरे प्लेयर्स भी होते थे, उनके लिए भी इसी तरह गाइडेंस होती थी, जिससे बेतहाशा फ़ायदा हुआ। और आज भी हम लोग अगर उस चीज़ का, आप खेल तो नहीं रहे, खेलने के टाइम पे वो चीज़ों का फ़ायदा हो, लेकिन अब जब कमेंट्री या एक्सपर्ट कमेंट के लिए बैठते हैं तो वो तमाम चीज़ें सामने हमारे होती हैं और हमें बहुत हेल्प मिलती है वो बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इंडिया में जब गए हनीफ मोहम्मद साहबा, तो वो परफॉर्मेंस ना कर सकें, पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी थे हनीफ मोहम्मद साहब, उनका हाथ काट दिया ब्लेड से कि परफॉर्म ना करें, उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे रन्स कर दिए। कुछ वो यादें शेयर कीजिएगा। जी हाँ, वो हाथ इसलिए कि उस ज़माने में बिल्कुल कोई हर चीज़ केयर फ्री और कोई रोक टोक नहीं होती थी, आप हर एक से मिल सकते थे। और तो कार में जा रहे थे और उस टूर के ऊपर उनको, बल्कि 51 सीरीज़ के अंदर की बात कर रहा हूँ कि जब इनको लिटिल मास्टर का टाइटल भी मिला, जो आपने बताया कि द ओरिजिनल लिटिल मास्टर। इसलिए कि यही चीज़ सुनील भाई भी यही बात करते हैं कि हनीफ साहब इज़ द ओरिजिनल लिटिल मास्टर। तो वो हाथ मिलाते हुए किसी ने नेचुरली ब्लेड का इस्तेमाल किया और वो पूरा हाथ इधर से कट गया और उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन इसी तरह वो एक डबल सेंचुरी उन्होंने कोई की तो उनके पाँव के नाखून पूरे सारे उखड़ गए, वो उसमें पस भर गया और टेस्ट मैच नहीं खेल सकते थे। तो कारज़ा साहब ने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पोजीशन में नहीं हूँ। और उन सबको पता था कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान टीम का हाल जो है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। तो फिर वज़ीर मोहम्मद साहब ने उनको कहा कि अगर एक कोई आदमी दुनिया में है तो वो हमारी मदर हैं, उनको अगर आप यहाँ बुला लें तो वो उनको नहीं मना कर सकेंगे। तो उनको 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ से बॉम्बे बुलवाया गया और फिर उन्होंने उनको मोटिवेट भी किया और वो टेस्ट मैच खेले और 161 रन्स की इनिंग उन्होंने खेली। वो जूते जो थे वो ऊपर से जो पार्ट था वो हिस्सा उन्होंने काट दिया हुआ था, ताकि जब खेलते वक्त जब अंगूठा ऊपर आएगा तो वो उससे टकराए नहीं। तो जिस तरह वुमन फास्ट बॉलर काटते जी हैं। हाँ, फास्ट बॉलर का तो वो चीज़, मतलब इसके मैंने बताया ना कि ये चीज़ें रातों रात नहीं आती हैं और बेतहाशा खून पसीना एक करना पड़ता है। आपको मेंटली अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है और मनवाना पड़ता है ऐसे चीज़ें, और फिर जाके कंसंट्रेशन लेवल आपका, अब इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो वेस्ट इंडीज़ की जो इनिंग्स थी 37 की, यहाँ से 30 डेज़ का ट्रैवल था बाय शिप, और उसके बाद जाके वो वहाँ गए और उस जाते ही वो टेस्ट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या मेंटल टफनेस होगी कि परफॉर्मेंसेस भी दी और ऐसी दी कि जो दुनिया आज भी याद करती है। बिल्कुल। और जिस इनिंग की शुएब भाई बात कर रहे हैं,
ये इनिंग जो थी वो सेकंड इनिंग में सबसे बड़ी इनिंग थी खेले जाने वाली, और सेकंड इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से पहली ट्रिपल सेंचुरी थी, और एक तवील अरसे के बाद 2014 में सेकंड इनिंग में ट्रिपल सेंचुरी करके ब्रेंडन मैककलम दूसरे बैट्समैन बन गए थे, वरना ये रिकॉर्ड जो था वो लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब के पास था। 16-17 घंटे उन्होंने बैटिंग की, और जिस तरह मैंने पहले भी अपने किसी एक शो में कहा कि एक जो स्पेक्टेटर था वो ग्राउंड से बाहर इस इनिंग को देख रहा था। जो हनीफ मोहम्मद साहब का तो कॉन्सेंट्रेशन लूज़ नहीं हुआ, लेकिन दरख्त पे बैठे बैठे ये इनिंग देखते हुए उसका कॉन्सेंट्रेशन लूज़ हुआ, वो दरख्त से गिर गया। जब उसको होश आया तो उसने पहला सवाल किया, तो उसको पता कि हनीफ मोहम्मद साहब आउट हो गए या नहीं, तो बताया कि हनीफ मोहम्मद साहब इज स्टिल एट द क्रीज। ये सुन के वो दोबारा बेहोश हो गया। तो ये था कॉन्सेंट्रेशन लेवल जिसका शोएब भाई तस्करा भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद इस फैमिली की यादों को, पाकिस्तान की यादों को शेयर करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हनीफ मोहम्मद साहब की यादों को शेयर कर रहे थे, और अब थोड़ी बात करेंगे शोएब मोहम्मद साहब के कैरियर के हवाले से। शोएब भाई, जब आपने क्रिकेटर बनने का फ़ैसला किया तो उस वक्त अमूमन हम देखते हैं पाकिस्तान में जो क्रिकेटर हैं उनके बेटों को इतने ज़्यादा मौक़े नहीं मिलते, लोग अपनी पर्सनल ग्रजेस उनके साथ निकालते हैं। हनीफ मोहम्मद साहब तो इतना बड़ा नाम थे, कहीं उन्होंने आपको इब्तिदा में कहा कि लोग तुम्हें मुझसे कंपेयर करेंगे, और फिर ये कितना आप पे इस चीज़ का प्रेशर था कि मैं शोएब मोहम्मद के साथ साथ हनीफ मोहम्मद का भी बेटा हूँ? ये चीज़ डैडी ने बहुत शुरू में सेंस कर ली थी कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होनी है। और मुझे हमेशा यही गाइड करते थे कि तुमने किसी से उस चीज़ का वो नहीं निकालना है या बुरे तरीके से बात नहीं करना। हर एक से उनका एक मेजर जो पॉइंट था कि हमेशा तुमने हर एक से अच्छे तरीके से बात करनी है, चाहे कोई वो प्लेयर हो, कोई मीडिया हो, या कोई मेरे ख़िलाफ़ बहुत से लोग बात करते हैं, उसको तुमने ओवरलुक करना है। तो ताकि ये कि तुम्हारा मेंटल स्टेटस जो है वो फोकस्ड रहे, माइंडसेट, रादर देन दूसरी चीज़ों में लग के और अपना कंसंट्रेशन लेवल लूज़ करके मेरी परफॉर्मेंस लो हो। तो वो चीज़ उन्होंने, और मेरे बाद में भी मैंने यही किया, और फिर वो आदत ही बन गई कि चाहे वो मुझे पता है कि भाई ये सामने से कोई लाइक नहीं कर रहा है या मेरे ख़िलाफ़ इतना अखबारों में लिख चुका है या लिख रहा है या कुछ, मैं उनसे हंसी मजाक के साथ ही सलाम दुआ हमेशा खुद से आगे जाके बढ़ के पहले करता था, ताकि ये कि कोई वो चीज़ की फीलिंग सामने वाले को ना हो। और हो सकता है शायद कभी दिल में आ जाए कि यार इसने तो कुछ नहीं किया, तो इसका पीछा छोड़ दो। लेकिन बाज़ दफ़ा तो एक साल अली पूरे अखबारों में, मैगज़ीन में, मैग टाइप के मैगज़ीन और इस किस्म से शाम के अखबारों में पूरे मेरे ख़िलाफ़ चीज़ें लिखी आती थी। पूरा साल की बात कर रहा हूँ। मैं कभी पढ़ता नहीं था, लोग बताते कि यार, मैंने कहा हाँ ठीक है। ना तारीफ़ पढ़ता था, ना अपने ख़िलाफ़ की कोई आर्टिकल पढ़ता था, ताकि ये कि मुझे उसका अफेक्ट ना हो। और वो चीज़, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 पे भी आया और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हुए। एवरेज आपने बड़ी अच्छी मेंटेन और करके रखी है। जो भी एवरेज माशाल्लाह तकरीबन 45 के करीब की है, तो वो बेतहाशा हर चीज़ का अल्लाह ने करम किया। फिर वर्ल्ड बेस्ट फील्डर्स में नाम भी रहा। तो शायद पूरी दुनिया में एट अ टाइम 2 चीज़ों में, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में, 2 चीज़ों में वर्ल्ड रैंकिंग टॉप पे किसी का शायद ना हो। तो वो अल्लाह ने मुझ पे करम। तो कोई किसी का ना बैट पकड़ सकता है ना पाँव पकड़ सकता है। तो वो चीज़, लेकिन वो आपकी मेहनत होती है और बहुत सी चीज़ें आपके मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो, इन चीज़ों को ओवरलुक करना आता हो, आपको टफन अप करना पड़ता है अपने आप को मेंटली, और फिर जाके आप तमाम हर्डल्स को वो कर सकते हैं, पीछे रख सकते हैं, और आपका नाम एज बेस्ट परफॉर्मर्स या टॉप परफॉर्मर्स या इस किस्म से वो आता है। और वो आया और अल्लाह ने बेताशा करम। शोएब भाई, किस तरह से अपने आप को आप गैदर करते थे, कंसंट्रेशन अपने किस तरह करते थे? क्योंकि आम बच्चों के बरक्स, आम नौजवानों के बरक्स जो आपकी लेगेसी रही आपकी फैमिली की, यकीनी तौर पे आपका अल्टीमेट गोल ये होगा कि मैं पाकिस्तान को ही मुझे रिप्रेजेंट करना है, फर्स्ट क्लास तक अपने आप को महदूद नहीं करना। लेकिन शोएब मोहम्मद के मेरे बहुत सारे कोलीग से भी मिला हूँ, उनके साथी प्लेयर के साथ मिला हूँ, आज वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं, आज वो इस बात को बरमिला कहते हैं कि शोएब मोहम्मद का जो मुकाबला था सामने वाली टीम के 11 प्लेयर से होता था, 2 अंपायर से होता था, और पीछे जो ड्रेसिंग रूम
को ड्रेसिंग रूम के अंदर जो 15 आदमी बैठते थे वो भी इनकी नाकामी की कहीं ना कहीं दुआ ज़रूर कर रहे होते थे, या वो भी कहीं की सोच रहे होते थे कि हनीफ मोहम्मद साहब का बेटा है तो ज़रा परफॉर्म ना कर सके ताकि उनको बातें बनाने का मौका मिले। इतने सारे लोगों से मुकाबला करने का अकेले शोएब मोहम्मद के लिए कितना मुश्किल था? हाँ, पूरे 15 तो नहीं, उसमें 4-5 तो ज़रूर होते लेकिन थे। सर और फिजियो ये सब मिला है। हाँ, वो काफ़ी सारे लोग होते थे उस वक्त का, मीडिया भी, फिर बोर्ड के भी कुछ ऑफिशियल्स या कैप्टन भी आपकी टीम का जब अगेंस्ट हो, फिर अंपायरिंग भी आपके फेवर तो नहीं, लेकिन ये कि आपके अगेंस्ट अगर होना शुरू हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना। और तो इसीलिए आप देखें कि मेरी कोशिश ये होती थी कि कम से कम मौका मैं दूं और अपनी टीम के लिए भी खेलूं, और जो कि हमेशा फ़ायदा, स्पेशली जैसे फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट मुझे हर वक्त टॉप ऑर्डर में रखा जाता था कि नहीं, तुमने बस अपनी जगह नहीं छोड़नी है। तो वो चीज़ मुझे फ़ायदा भी पहुंचाई। और सबसे बड़ी बात ये, जो जितनी अपोजिशन जो हुई उसने और मुझे टफन कि जी इनको मुझे गलत साबित करना है। तो वो चीज़ आप एज अ पॉजिटिव वे में लेके, या मैं अपने ऊपर सर पे भारी एक पत्थर रख लूँ कि अरे अब क्या होगा, इन्होंने तो सब मेरे ख़िलाफ़ खड़े। तो शुरू में सब लोग खिलाफ़ भी होते थे। बाज़ दफ़ा तो ग्राउंडों पे भी जब मैं जाता था तो क्राउड में से भी इस तरह की आवाज़ें आती थी, अपने ही कंट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक टाइम आया कि वही सब वाह वाह करने लगे, और परफॉर्मेंसेस जब उन्होंने देखी, और बहुत से पाकिस्तान के टॉप मोस्ट प्लेयर्स जो हैं उनका यही कहना था कि नहीं, ये मुल्क के लिए खेलता है, रादर देन कि जहाँ फास्ट बॉलिंग आई तो बहुत से हमारे बहुत बड़े बड़े नाम, जो प्लेयर, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे टॉप मोस्ट प्लेयर्स जो हैं, कैप्टन रहे हैं, वो उनका यही कहना होता है जहाँ तेज़ बॉलिंग आती है हट के मार के चौका छक्का 1-2 मारे और फिर आउट होके आ गए, विकेट को अंदर नहीं आते थे। जब स्पेशली जो वेस्ट इंडीज़ की जो 88 की सीरीज़ थी, वहाँ बहुत तेज़ बॉलिंग, एक बॉल का सिर्फ मैं आइडिया देने के लिए हमारे व्यूअर्स को दे दूँ कि हम पहला ही टेस्ट मैच गयाना में खेल रहे थे, तो फ़ौरन एक विकेट गिर गई, और चौथी बॉल मैं 1 डाउन उस पोजीशन पे गया था। तो चौथी बॉल मैंने फेस की, बाउंसर आई, उसके बाद फिर बाउंसर आई, मैंने कहा अब यॉर्कर करेगा। पैट्रिक पैटरसन उस ज़माने में वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर में था, मार्शल भी था, एमरोज़ और ये तमाम फास्ट बॉलर्स उस सीरीज़ में थे। तो मैं जैसे ही यॉर्कर के लिए तैयार था तो वो तीसरी बॉल भी उसने बाउंसर कर दी। तो मैं ट्रांजिशन में था, बैलेंस मेरा थोड़ा सा बैक फुट पे तकरीबन आ गया था, जो कि गलती थी, लेकिन ये कि अब मैं फंस चुका था, लॉक हो गई थी बॉडी। तो मैंने अपने आप को यूँ बचाया, तो 90 गज के ऊपर मेरे यहाँ से ग्लव के आधे हिस्से पे लगा बैंड पे, और आधा इधर 90 गज पे फर्स्ट बाउंस पे चौका हुआ। उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की फायरी स्पेल हो रहा था। तो ये चीज़ें मतलब आती हैं, और लेकिन जब अगर आप उसको उस ट्रबल वाटर्स में से निकल आए तो फिर दुनिया 25-30 साल के बाद जिस तरह आज बात हो रही है, आप बात कर हमेशा के लिए आप अमर हो जाते हैं। और जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की है कि जिस तरह से शोएब के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा या इनको फेल करने के लिए कोशिश होती रही, अब चूँकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट का एंकर हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट का एंकर हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूँ कि शोएब भाई 98 या 99 पे विल्स कप में बैटिंग कर रहे थे PIA के लिए, और जीतने के लिए 1 या 2 रन चाहिए थे। तो जो मुखालिफ टीम का कप्तान था वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए प्लेयर रहे हैं, और उन्होंने अपने बॉलर को ये कहा कि आप वाइड बॉल कर दो ताकि चौक हो जाए, शोएब भाई 98 या 99 पे नॉट आउट जाएं, ये अपनी सेंचुरी नहीं कर सकें। तो इस तरह के वाक़यात भी इनके साथ होते रहे। और जिस तरह फास्ट बॉलर के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब मार्टिन क्रो की टीम आई थी उस वक्त वक़ार यूनुस बड़ी पीक पे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए ग्रीन विकेट्स बनाई गई थी, और पूरी न्यूजीलैंड की टीम जो थी उस वक्त स्ट्रगल करती थ्रू आउट द सीरीज़ नज़र आ रही थी, और वहाँ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन जो थे वो शोएब मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और डबल सेंचुरीज भी उस इनिंग के दौरान बनाई। इस गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे, थोड़ा सा रिसेंट पे भी आएंगे, लेकिन ये बता दें कि यही चीज़ क्या शेजर के साथ भी हो रही है? हाँ बिल्कुल अली, ऐसा ही है कि जब उसने 265 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, थर्ड जनरेशन में से 250 रन उसने भी किए, मैंने, डैडी ने भी किए थे, तो उसके कुछ दूसरा या तीसरा मैच में उसको वापस ड्रॉप कर दिया। फिर पिछले सीज़न एक मैच भी नहीं खिलाया।
तो मतलब उसके साथ बाज़ दफ़ा बाहर के प्लेयर को जो 40-50 जो नाम जो जाते हैं, जो एक दो जो 2 टीमें बनती हैं, उसमें इसको नहीं खिलाया, बाकी दूसरे बाहर से बुला के आउटसाइड, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा शायद आपने कभी बात नहीं की कि इतनी बड़ी फैमिली है, इतना आपकी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, क्यों जो इस चीज़ को ऑनर नहीं करते? और वो कोई सिफारिश तो नहीं है, वो डबल सेंचुरी करके बच्चा जा रहा है वो? नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि हालांकि मेरा तो किसी के साथ इंटरेक्शन ना कोई लड़ाई झगड़ा ना कोई कुछ, लेकिन बस ये है कि जेलसी के आउट ऑफ द ब्लू कि भाई इसको बस ना मौका मिले। देखिए, ना अमीर गरीब की बात नहीं होती, या कोई वेल ऑफ है या नहीं है, ये चीज़ नहीं होती। गेम ऑफ प्ले किसका अच्छा है, कौन मेहनत कर रहा है, वो चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे बहुत से माइंडसेट जो अपने आप को बिल्कुल ही लो कैडर के अंदर ला के इस तरह के एक्शन लेते हैं, वो सामने नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन बोर्ड भी सो रहा होता है ज़्यादातर, इसलिए कि उनको इस तरह की छोटी छोटी हरकतों का पता नहीं होता कि यहाँ के कोचेज़ और बाज़ दफ़ा मैनेजमेंट भी सिंध की टीम के अंदर किस तरह से हो रही है। तो मैं तो अभी ज़का अशरफ साहब से बिल्कुल कॉल पे बात भी करने वाला हूँ कि ये चीज़ों को भी लुक इनटू सिलेक्शन के मामला, सिलेक्शन के हिसाब से भी, और जो इन लोगों की हरकतें हैं, इस तरह पाकिस्तान को नुकसान होता है और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादती अभी उसके साथ भी कर रहे हैं, और काफ़ी अरसे से पिछले साल। अच्छा, एक चीज़ ये भी कही जाती है कि वो शायद आउट ऑफ फोकस हैं, फिटनेस ट्रेनर बन गए, तो क्रिकेट से शायद उनका माइंड हट गया है। फिटनेस के ऊपर तो पूरी टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होते हैं कि जी आप ज़्यादा फिटनेस करें। तो अगर उसके साथ एक टैग अगर फिटनेस ट्रेनर भी है, लेकिन येट ही इज़ अ क्रिकेटर, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो फिटनेस कोई सेशन आप अगर वो कर रहे हो, मिस कर रहे हो, या आप ओवरलुक कर रहे हो, क्रिकेट के ऊपर एम्फेसिस ना दे रहे हो। पूरे सेशंस में उसको प्रैक्टिस में बुलाते हैं, आखिर में बाज़ दफ़ा उसको नहीं लिया जाता, टीम के स्क्वाड में नाम नहीं देते। तो ये पर्पसली जो चीज़ होती है ना, जो लो ग्रेड की हरकतें हैं, वो ये चीज़ें करते हैं, और उसको बिल्कुल हाईलाइट करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, मैं भी अपनी तरफ से करूँगा, ताकि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की चीज़ें ये ना हो और पाकिस्तान की क्रिकेट फ्लरिश करे। देखिए शोएब भाई, जी स्पोर्ट्स तो आप देखते होंगे हमेशा शहज़र के लिए, या शहज़र के लिए नहीं बल्कि हर उस बच्चे के लिए जो परफॉर्म करता है, मैंने हमेशा आवाज़ देखा है, उठाता बिल्कुल अली, आप बहुत ज़बरदस्त उन तमाम बच्चों के लिए आपका चैनल डेडिकेटेड एक वाहिद, बल्कि मैं कहूँगा कि चैनल है कि जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट के बच्चों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं उनकी अच्छी बातें, या उनकी जो चीज़ें गलत हो रही होती हैं पाकिस्तान सर्किट के अंदर, क्रिकेट के अंदर। बोर्ड को चाहिए कि आपके इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। कोई आप उनके अगेंस्ट नहीं है, आप हाईलाइट करते हैं कि आप समझ लें बीमारी बता रहे हैं। डॉक्टर तो वो हैं, उनके हाथ में हैं स्ट्रिंग्स और स्कैपुलर और ये तमाम चीज़ें, तो वो चीज़ें वो सही कर सकते हैं, आपके हाथ में सही नहीं, लेकिन आप निशानदेही कर सकते हैं कि ये इसके यहाँ इशू ये है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आप डेडिकेटेड एक चैनल के शक्ल में, और आपका ख़ुद का पैशन मुझे काफ़ी अरसे से पता है कि ख़ुद क्रिकेट में कितने एनग्रॉस्ड हमेशा से रहें, तो ये बिल्कुल मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि आप उसमें लगे हुए हैं, और बेसिकली फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। इस तरह शोएब भाई बात कर रहे हैं, ना सिर्फ जी स्पोर्ट्स और जी टीवी नौजवानों के लिए आवाज़ उठाता है, बल्कि अपने हीरोज़ को, अपने असलाफ के कारनामों को भी याद रखता है। और यही वजह है कि अब से चंद माह कबल जब 499 रन की इनिंग को सेलिब्रेट किया गया, तो उस वक्त भी जी स्पोर्ट्स और जी टीवी वाहिद चैनल था जो उस पिच पे मौजूद था, सॉइल पे मौजूद था, उस मिट्टी पे मौजूद था जहाँ पे हमारे लेजेंड के कदम पड़े थे, जहाँ पे हमारे लेजेंड ने 499 रन की इनिंग खेली थी। और हम बड़ा अपने आप को ऑनर
फील करते हैं, बड़ा अपने आपको ब्लेस फील करते हैं कि शोएब मोहम्मद साहब का हमने उसी पिच के ऊपर खड़े होकर इंटरव्यू भी किया, कि जो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा, GTV के लिए हमेशा यादगार रहेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से कि ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट को लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से मौसूम किया गया, और इस स्टेप को क्रिकेट बोर्ड के किस तरह देखती है मोहम्मद फैमिली, शोएब मोहम्मद साहब की क्या सोच है, और मजीद जो है शोएब मोहम्मद साहब आगे किस तरह से क्रिकेट बोर्ड के साथ इनके मामलात क्या होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब भाई, अब जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट को हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से मौसूम किया गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो जेस्चर है, जो ऑरा है हनीफ मोहम्मद साहब का, उसको देखते हुए ग्रेड 2 क्रिकेट के बजाय फर्स्ट क्लास क्रिकेट को करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चले बारिश का पहला खतरा तो साबित हुआ। बिल्कुल अली, इसके अंदर कोई शक नहीं कि ये बोर्ड की तरफ से एक स्टेप अप फॉर द लेजेंड ऑफ द कंट्री उन्होंने लिया, वो चीज़ को सामने पहले रखना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है, और ख़ास तौर पे ज़का अशरफ साहब जो डैडी की डेथ पे यहाँ आए, बहुत काफ़ी देर मेरे साथ यहाँ बैठे और उनके बारे में बातचीत हुई, तो उन्होंने ये, मेरा अंदाज़ा है कि ये उनकी कोशिशों की वजह से ये चीज़ हुई होगी। ऑफ कोर्स बोर्ड मेंबर्स और वो तमाम इन्वॉल्व होंगे, तो पीसीबी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये स्टेप लिया। आई विश के इसके ऊपर कोई और जैसे पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम था या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या दूसरे बहुत से कप होते हैं, उसके अंदर नाम लिया जाता, लेकिन एटलीस्ट जो भी है ये बहुत बड़ी बात है कि इनका नाम को हमेशा आगे लिया जाता है। आप लोग तो सारा सब करते हैं, लेकिन बोर्ड ने भी इस दफ़ा उस चीज़ को किया। फिर हनीफ मोहम्मद बैटिंग जो PSL के अंदर जो बेस्ट हाईएस्ट रन गेटर होता है उसको वो कैप दी जाती है, एक्नॉलेज किया जाता है इनके नाम से। तो पीसीबी अपना उन्होंने लेकिन सर, आपको थोड़ी सी ग्रीवेंसेस भी थी हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से कि उनके शायन शान नहीं है ये। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो है कि जिस तरह बॉब वुलमर का नाम को वहाँ हाईलाइट किया जाता है NCA क्रिकेट एकेडमी के अंदर कि जी बॉब वुलमर, यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर नाम लिया जाता है, हालांकि वो हनीफ मोहम्मद साहब के नाम के ऊपर है। और कितने साल तक तो बहुत छोटी सी एक प्लेट, बल्कि वो भी नहीं थी, अब जाके उन्होंने एक पेंट हाथ से पेंट करके वो लगाया हुआ है, ऑर्डिनरी टाइप का वो है, तो वो चीज़ बिल्कुल नोटिसेबल है। और आपके पीसीबी को चाहिए कि उसके ऊपर ज़रूर एम्फेसिस दें और उसको बेटर कुछ कर सकें। और बिल्कुल जैसे नो मैंस लैंड में जहाँ उसका कोई काम ही ना हो, जो कराची की एकेडमी है उसके अंदर क्या काम हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, इसलिए कि आपको उधर से फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची और सिंध के इतने बच्चे हैं, वो तो वहाँ खुद भी तो आप एकेडमी के वाले से काम कर रहे थे, एकेडमी के लिए ज़मीन आप मांग रहे थे। मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और मेरी तो कोशिश ये है कि मैं तो कहता हूँ कि अपील करता हूँ मैं एक दफ़ा फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और हमारे सिंध के हाई मैनेजमेंट जो है, चीफ मिनिस्टर मुर्तज़ा वाब जो हमारे साथ क्रिकेट यहाँ खेलते रहे, ये बिलावल साहब ख़ास तौर पे, कि हनीफ साहब का इतना बड़ा नाम है, आप लोग को चाहिए कि उनके नाम के ऊपर कोई एकेडमी के लिए, जो हम काफ़ी अरसे से डैडी खुद इतना अरसे से कोशिश करते रहे, उनके नाम पे एक एकेडमी हो, ताकि जो हमने उनसे सीखा और दूसरे दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेल के अगेंस्ट और विथ जो सीखा है, वो यहाँ के बच्चों को कुछ चीज़ें सिखाई जाएं। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ स्टेप अप करें। इतने अरसे से मेरी कोशिशें हैं, अगर आप तक ये आवाज़ कोई भी पहुँचाएगा तो प्लीज़ उसके ऊपर स्टेप लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा शोएब, जरा मौजूदा क्रिकेट में बात करते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान के क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? इंडिया ने यहाँ आने को मना कर दिया, और पाकिस्तान ने तो कंडीशन ये लगाई थी कि इंडिया यहाँ पर आके खेले। नजम सेठी साहब ने काफ़ी कोशिश की, ज़का अशरफ साहब ने काफ़ी कोशिश की, तो इंडिया पाकिस्तान मैच कितना हाई वोल्टेज मैच होगा? आप तो खेले इंडिया के ख़िलाफ़। देखिए, उससे ज़्यादा पाकिस्तान का मैच कहीं हो नहीं सकता। हाई ऑक्टेन ड्राइव पे होता है, ये भी कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज सीकिंग अर्थ, वो जो जब बिजली एक दूसरे से टकराती है तो क्या फील आती है,
तो वो क्रिकेट मैच इसी तरह का होता है, हाई इंटेंसिटी, एनर्जी, और उसमें जो प्लेयर्स वीकर एट द नीज होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन दैट इज़ द टाइम टू बिकम फ्रॉम अ स्टार टू अ सुपरस्टार स्टेटस हासिल करने के लिए इसी तरह का मैच चाहिए। आपको अगर वो मैच मिल रहा है तो टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी कि जहां आप बॉयज़ टू मैन बन सकते हैं, वहाँ आपका दुनिया मानेगी आपको। इस तरह के मैचेस होते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी पार्ट में हो। आई विश के पाकिस्तान में भी अगर उनकी टीम आती, लेकिन जो भी इश्यूज़ हैं वो अपनी जगह ज़रूर हैं। चांसेस क्या है पाकिस्तान के एशिया कप में? पाकिस्तान की टीम देखें ओवरऑल अब बाबर आजम के अलावा भी रिलाई कर रही है, दूसरे भी प्लेयर आके इनपुट अपनी दे रहे हैं और परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान टीम के अंदर नज़र आनी शुरू हुई है। फील्डिंग बेटर हुई है, बैटिंग के अंदर लेफ्ट हैंडर सऊद शकील जैसे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ओवरऑल क्रिकेट के, नाम पाकिस्तान का होता है चाहे वो किसी भी प्लेयर के। जब पाकिस्तान की टीम अब एक फोर्स टू रेकन विथ नज़र आनी शुरू हो गई है वापस से, पिछले कुछ महीनों या एक आध साल के अंदर, तो ये बहुत अच्छा साइन है। पाकिस्तान मेरे को बहुत उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा अपने लेवल से लो खेलना पड़ेगा इनको कहीं नज़र नहीं आने के लिए, वरना इनका ये पोटेंशियल अब इतना हो गया है खेल खेल के कि ये एक वर्ल्ड बीटर टीम बिल्कुल नज़र आनी। अच्छा शुएब भाई, आपने सरफराज के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, अभी हारिस को शामिल किया गया और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सरफराज को आप एशिया कप या वर्ल्ड कप में खिलाते और एक अच्छा सेंड ऑफ देते, उसके बाद फिर आप जब टीम को रीशेप देते तो फिर आप यंगस्टर को आजमाते। इस वर्ल्ड कप को आपको रखना चाहिए था कि आप सरफराज को उसमें शामिल करते। बिल्कुल, मेरा भी ये अंदाज़ा है कि सरफराज देखें जिस नंबर पे वो आते हैं, 6 नंबर के करीब उनकी बैटिंग आती है या 7 नंबर पे, तो वहाँ आपको ऑल राउंड द पार्क शॉट्स खेलने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पे जब जैसे इंडिया टाइप की विकटें, वहाँ स्पिनर्स काफ़ी हावी हुए हुए नज़र आते हैं, तो वो उसको किल करने के लिए स्वीप शॉट एक ऐसा शॉट है कि बिल्कुल किल कर देता है स्पिन को, और आप ज़्यादा रन्स जैसे कि यहाँ लेग पे सिर्फ 2 फील्डर आपको अलाउ होता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ज़्यादा रन्स आपको मिल सके। तो बहुत अच्छा होता कि अगर सरफराज नज़र आते, उनका एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन भी होता, एक एक्सपीरियंस होल्डर भी है, और एक नए प्लेयर करने को देखिए परफॉर्म तो कोई भी कर सकता है, आप किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि पीछे उसने क्या करता है। क्या तो कराची लाहौर के डिस्क्रिमिनेशन है या सरफराज की कुछ ज़ाती तौर पे जो है आप समझते हैं लाइकिंग नहीं है पीसीबी में? नहीं, लाहौर और कराची की बात अब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा रही। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि अब ज़्यादा होल्ड जो है तमाम जो करंट प्लेयर जो ज़्यादा अब 2-3 साल से खेल रहे हैं उन्हीं का रहे, रादर देन कोई एक हो सकता है कि सरफराज को एक आउटसाइडर एंटिटी समझा जा रहा हो या फ्यूचर प्लानिंग के अंदर उसका नाम ना हो, जिसकी वजह से उसको धीरे धीरे साइड ले। जैसे कि 3 फॉर्मेट के कैप्टन को आप ऐसे बाहर निकाल के बाहर नहीं फेंक सकते, तो इसलिए उसको साथ साथ भी रखा, एक आध चांस दिया, उसने सेंचुरी कर दी, जो जिस तरह टेस्ट मैच भी बचाया। तो ये तो कुदरत की बात है, लेकिन ये कि ही इज़ अ फाइटर एंड आई एम श्योर व्हेनेवर ही विल गेट अ चांस ही विल परफॉर्म। शुएब भाई, मौजूदा कोई सेटअप जिसमें अभी हफीज़ हैं, मिसबा हैं, क्रिकेट कमेटी के हेड आए मिसबा, कुछ आपकी इस हवाले से कोई बात होगी, आपकी सर्विसेज लेने की बात की क्रिकेट बोर्ड ने? नहीं, मुझे तो कोई ऐसा कोई वो नहीं आया, मेरा कोई ऐसी कोई चीज़ मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि जब रमीज़ थे, इससे कि उनको पता है कि मैं एज ए फील्डर या ओपनिंग बैट्समैन या बच्चों के 220-30 कोचेज़ हैं पाकिस्तान के पेरोल के ऊपर, तो मेरी तो जो परफॉर्मेंसेस हैं वो नोन टू एवरीवन है माशाल्लाह से, और सेकंड टू नन भी कह सकते हैं अपनी फील्ड के हिसाब से। तो जब मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये कि सेठी साहब जब आए उस टाइम के ऊपर मुझे पता था कि इन्होंने कुछ नहीं करना। नहीं, अभी सर ज़का अशरफ साहब ने ऑनर लेकिन किया। आप ज़का अशरफ साहब से मेरी कोई बस वो एक दफ़ा की तो डेफिनेटली मुलाकात हुई थी, लेकिन ऑफ कोर्स उनको मेरे बारे अच्छा, अगर में कोई आपको रोल ऑफर होता है
तो आप किस रोल के लिए अपने आपको सूटेबल समझते हैं? क्योंकि आपने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया, मैनेजर भी रहे, असिस्टेंट मैनेजर भी रहे, फील्डिंग कोच भी रहे। जैसे अगर सिलेक्शन कमेटी में था तो 2009 का वर्ल्ड कप जो जीते, मैं वाइस सेलेक्टर था, तो वहाँ अबू धाबी में टीम बनी, जीत के टीम आ गई, एक हफ्ते के बाद मुझे हटा दिया और दूसरे लोगों को बना दिया। तो बाकी जो क्रिकेटिंग एबिलिटी है वो सबके सामने है कि पीछे आप क्या करके आए हैं। तो जो आपका ये जो क्रिकेट खेलते हैं ना, वही आपका टेस्ट होता है और वही उसके अंदर आप का पता चलता है कि व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ, कि किस धात से आप बने हुए हैं। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड तो जो बताता है, जो भी परफॉर्मेंसेस हैं वो बता रहा है कि ये चीज़ हैं आप। तो उसको उन मौक़ों के ऊपर काउंटर जो इश्यूज़ हैं या मुश्किलात से बाहर निकल के परफॉर्मेंस, जिस तरह ग्रीन टॉप विकेट्स थी, अभी आपने जो जिक्र किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ग्रीन टॉप विकेट्स थी, सिर्फ 250 हमारी तरफ से क्रॉस हुए थे पूरी सीरीज़ में। मेरे तीनों टेस्ट मैच में सेंचुरीज थी। इतना इतना घास था हर टेस्ट मैच की विकेट के ऊपर। तो सीम बॉलिंग और इस तरह की मुश्किलात थी, मेरे लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए अल्लाह ने करम किया और वो 3 लगातार टेस्ट मैचों में सेंचुरी हुई। तो बात यह है कि लोगों को पता है कि भाई किस तरह कौन सी जगह है। हम तो अगर पाकिस्तान के लिए सर्विस है तो वो तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। और अगर वो आपको सर्विसेज चाहेंगे ही नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये बात है बेसिकली। और शुएब भाई के साथ ने गुफ्तगू की है, वाइंड अप तो शो को करेंगे, लेकिन शुएब भाई जाने से लोग मैसेज देना चाहें इस कैमरे के तवज्जुह से? बस मैं 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा फिर तमाम हमारे नेशन को, हमारे पाकिस्तानी भाई जो पूरी दुनिया में इस वक्त हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारकबाद, और दुआ ये करते हैं कि पाकिस्तान के हालात और बेटर से बेटर कम से कम टाइम के अंदर और हो सकें, ताकि ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे शुएब मोहम्मद साहब हैं, मोहम्मद फैमिली की एक लेगेसी रही है उनकी जानिब से। ये आपने मैसेज सुना। हमारी कोशिश और काविश यही थी कि 14 अगस्त का दिन है, जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान की उस फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करें कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में अपनी कारकर्दगी से बुलंद किया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, और आप देख भी रहे होंगे यकीनी तौर पर मेरे अक़ब में, कि लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जब ये खेलते थे तो कितना इनके अंदर आंखों में इनकी चमक थी, कितना इनके चेहरे से अज़म जाहिर हो रहा था कि अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए वन मैन आर्मी बन के जो है पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर क्रीज पे मौजूद रहना है। क्योंकि इनको पता था कि, और मुखालिफ टीमों को भी पता था कि हनीफ मोहम्मद जब तक हैं पाकिस्तान की फ़तह की उम्मीद क्रीज पर मौजूद है। जाने से पहले शुएब मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को आज हमने आपसे रोशनास कराया, लेकिन साथ साथ एक और ऐसा पहलू है जो बड़ा मख्फी है। आज के 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से आप शो को वाइंड अप करेंगे। शुएब भाई से एक ज़बरदस्त मिली नगमा हमने सुनना है, ताकि मज़ीद जो है 14 अगस्त की खुशियाँ जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकें और हम मज़ीद उसको सेलिब्रेट कर सकें। शुएब मोहम्मद की साहब की खूबसूरत मिली नगमे के साथ ही हम अपने शो को आज वाइंड अप करेंगे। जी शुएब भाई। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल